हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। और आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 465। और जिन लोगों ने बुक ऑफ एस्पर के पीछे के एपिसोड नहीं देखे वो जाके देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बनाई है बुक ऑफ एस्पर नोवेल करके। और जो आज का एपिसोड होने वाला बहुत ही अच्छा होने वाला, बहुत मजा आने वाली है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला। तो कहीं भी स्किप मत करना और पूरी वीडियो देखना। जिन लोगों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो। और अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने पीछे के एपिसोड में देखा था जो सेक्ट लीडर जी वुये थे वो उन 5 इलाइट डिसिपल्स के नाम लेने जा रहे थे। और तभी वहाँ पर एक आवाज आती है वेट। और फिर तभी वहाँ पर 2 फिगर अपीयर होते हैं। और उन दोनों फिगर को देख के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। और जो खासकर लियो जो का मास्टर था, उसका नाम सी फेंग है, वो बहुत ज्यादा शॉक हो गया था जब सी फेंग सामने देखता है वहाँ पर 2 फिगर खड़े हुए थे। और जो एक के बाल थे वो सफेद और वो अपने कंधे पर एक झाड़ू लिए हुए था। और वो देखने में बहुत ज्यादा एरोगेंट और एविल लग रहा था। और फिर जूफेन होता है, वो कहता है हे डिप्यूटी, क्या तुम मुझे पीटने आए थे? और जब सी फेंग ये सुनता है तो सी फेंग गुस्से के मारे अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लेता है। और जो सी फेंग था वो सोच रहा था दुनिया में ऐसा लड़का कैसे हो सकता है। और जो सी फेंग था वो उसके बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन जो जूफेन था वह उसका गुस्सा बढ़ा रहा था। और सी फेंग जूफेन को पीटना चाहता था। वह एक 18 से 19 साल की लड़की थी। वो देखने में बहुत ज्यादा क्यूट और पिटी लग रही थी, बट जो उसकी आंखें थी वो बहुत ज्यादा कोल्ड लग रही थी। और उसकी बॉडी की चारों तरफ कोल्ड एयर रिलीज हो रही थी। और जो सी फेंग था भले ही वर्चुअल मास्टर था, बट वो देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। और जब जी वुये उन दोनों फिगर को आते हुए देखता है तब जी वुये के चेहरे पर बुरी भावनाएं झलक गई और बहुत जोरों से हंसते हुए कहता है तुम दोनों कौन हो? इस संप्रदाय, इस सेक्ट को देखने के लिए आया है। और तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? और जब वो दोनों ये सब सुनते हैं, जो यूयर होती है वो सेक्ट मास्टर की तरफ देखने लगती है और कहती है आउटर डोर डिसिपल यूयर हूँ और मैं इसी सेक्ट में बड़ी हुई हूँ और मैं सेक्ट के सारे रूल से फेमिलियर हूँ। और जब जी वुये ये सब कुछ सुनता है तो यूयर को वो सेटिस्फेक्शन से दिखता है। बट जब वो जूफेन की तरफ देखता है तो तब कुछ अलग ही सीन हो जाता है। जो जूफेन के कंधे पर झाड़ू थी तो उस झाड़ू को जूफेन स्वाइट की तरह फेंकता है और जो वो झाड़ू होती है वो ग्राउंड के ऊपर खड़ी हो जाती है। अपने मुक्के को उस पे मारता है और चिल्लाते हुए कहता है मेरा नाम जूफेन है और मैं डोमेट्री रूम का डिसिपल हूँ। ये सब कुछ देखने के बाद जो जी वुये है वो कुछ भी नहीं बोल पाता है। वो बस स्मोक कर रहा था और जूफेन की तरफ देख रहा था। और ये सब देख के जो जी वुये था वो खुश नहीं लग रहा था, पर तब भी वो जूफेन का कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो जूफेन के टैलेंट का यूज करके इस सेक्ट को सुधारना चाहता था। और वहाँ पर जितने भी लोग और जितने भी एल्डर थे वो सस्पिशियसली जूफेन को देख रहे थे। और ये सब कुछ देखने के बाद वो सबके सब बहुत ज़्यादा हैरान थे। और हालांकि सभी एल्डर्स की अटेंशन जूफेन पर थी, बट जो वो 5 डिसिपल थे जो कि एलाइट डिसिपल बनने वाले थे, उनकी जो नज़र थी वो सिर्फ यूयर पर थी। और खासकर जो यूलिंग थी वो अपनी बहन को बहुत ध्यान से देख रही थी। और जो उसकी बहन की बॉडी पर जो कोल्ड एयर रेडिएट हो रही थी उसको देखकर जो उसकी बहन थी यूलिंग वो फ्रीज हो गई थी। वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी। और ये सब यूलिंग देखने के बाद कहती है क्या ये मेरी रियल सिस्टर है? और फिर यूलिंग दोबारा से कहती है आखिरकार जूफेन ने 3 महीनों में इसके साथ क्या कर दिया? और इस टाइम पर यूलिंग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थी। वो सिर्फ यूयर की आंखों में देख रही थी। और जो कुइलैंग होता है वो भी यूयर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और वो कहता है ये 3 महीने पहले टियान जुआन लियो जोंग पर थी, अब ये ब्रेक थ्रू कर चुकी है और अब पहुंच चुकी है टियान जुआन जियो गोंग रियल में। और कुइलिंग दोबारा से कहता है आखिरकार जूफेन ने इस लड़की के साथ क्या कर दिया? और जब जूफेन ने मेरे बेटे गैंगर को टोंग टियान पिल दी थी तब वो सिर्फ एक ही लेवल को इम्प्रूव कर पाया था कल्टीवेशन के, बट ये लड़की इन 3 महीनों में 3 लेवल को पार कर लिया है। और ये सब कुछ अनबिलीवेबल है। और जब होमेयर ये सब सुनती है तो वो यूयर को बहुत डीपली देखने लगती है। और होमेयर को देखने से ऐसा लग रहा था कि होमेयर यूयर को देख के बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो। और कुछ समय बाद जो सी फेंग होता है बहुत तेज चिल्लाता है और जी वुये की तरफ देखने लगता है। और जी वुये को देखते हुए कहता है जो ये हैंडीमैन है इसने रूल्स को तोड़े हैं और आप इससे कैसे डील करेंगे, प्लीज मुझे बताइए। और फिर हमें जी वुये को दिखाया जाता है जो जी वुये होता है उसके फेस पे कोई भी गुस्सा नहीं होता है, बट वो अंदर ही अंदर गुस्सा था। और फिर जो जी वुये होता है वो उन दोनों को देखते हुए कहता है जूफेन तुम एक हैंडीमैन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और जो तुम ये कर रहे हो क्या इसका कोई सेंस भी बनता है? और इस सेक्ट में सिर्फ जनरस लोग रहते हैं और जो तुम कर रहे हो वो बिल्कुल भी काउंट नहीं किया जाएगा, वो बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। और जूफेन से ये सब कुछ कहने के बाद जो सभी एल्डर्स और सभी लोग होते हैं वो जूफेन की तरफ देखने लगते हैं। और
फिर हमें जू फैन के बारे में बताया जाता है और जू फैन को पता था कि जो जी वही हैं वो जू फैन को पीछे हटने के लिए कहना चाहते हैं। फिर जो जू फैन होता है वो गुस्से से अपनी मुट्ठी को बंद करता है और सेक्ट मास्टर से चिल्लाते हुए कहता है, सेक्ट मास्टर, मैं यहाँ पर सिर्फ सफाई करने के लिए आया हूँ और शायद अभी ऐसा लगता है कि ये सही टाइम नहीं है सफाई करने का। और ये कह करके हंसने लगता है, हा हा हा। और जो जू फैन था वो इनर डोर के अंदर जाना चाहता था। वो बस सोच रहा था कि वो इनर डोर में कैसे पहुंच सकता है। और जब सी फैंग ये सब सुनता है तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में कहता है, आखिरकार तुम्हें क्लीन करने के लिए किसने भेजा यहाँ पर, और अगर तुम ये सब नहीं बताते हो तो फिर सी फैंग यहीं पर कह के रुक जाता है। और फिर जू फैन कहता है, ऑफ कोर्स किसी ने तो मुझसे कहा था। और फिर इतना कहने के बाद जू फैन एक बहाना बना देता है। और जब जी वही जू फैन की बातों को सुनता है तो वो समझ जाता है कि जू फैन क्या कहना चाह रहा है। और जो जी वही होते हैं वो किसी और के बोलने से पहले कहते हैं, तो तुमने आज यहाँ पर मिस्टेक किया है और ये सेकेंड डे है। और फिर तभी जू फैन कहता है, ओह अच्छा ऐसी बात है, और हाँ अभी अभी मुझे याद आया कि ये गलत है और अब मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। और फिर जू फैन अपने हाथ को वेव करता है और वहाँ से भागना चाहता था। और तभी हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि कह रहे होते हैं, जो जू फैन है इतना सब कुछ करने के बाद अब यहाँ से नहीं जा सकता है। जो एल्डर और सेक्ट लीडर हैं वो जरूर ही उसको नहीं जाने देंगे। और ये कह रहा है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ बिना किसी की परमिशन लिए। ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये इनसे बचकर नहीं जा सकता। और बिल्कुल वैसा ही होता है। जो सी फैंग होता है बहुत तेज चिल्लाते हुए कहता है, तुम यहीं पे रुक जाओ और अब तुम ज्यादा एरोगेंट मत बनो, और अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम चाहे जहाँ से भी हो और तुम्हारे पीछे जो कोई भी है, तुमने रूल्स को तोड़ा है और अब तुमको रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, ओके। और ये सब कुछ सुनने के बाद जू फैन वहीं पे रुक जाता है और जो सी फैंग होता है वो कोल्ड स्माइल देता है जू फैन को और हंसते हुए जी वही से कहता है, सेक्ट मास्टर यहाँ पर सिर्फ इनर डोर और आउटर डोर को कंपेयर किया जाता है और जो हैंडीमैन होते हैं उनको अलाउ नहीं है यहाँ पर इंटर करना, और अब इस लड़के ने रूल्स को तोड़ा है और अब आप इसके साथ क्या करेंगे, प्लीज हमें इंस्ट्रक्शंस दीजिए। और ये कहने के बाद जो सी फैंग होता है वो जी वही की तरफ देख रहा होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे जल्द से जल्द जू फैन से छुटकारा पाना होगा। और अब वो जी वही को फोर्स कर रहा है कि जी वही अपना नाखून अपने आप से उखाड़ ले। और फिर जो जी वही होता है वो गुस्से से सी फैंग की तरफ देख रहा होता है पर वो सी फैंग से कुछ भी नहीं कहता है। और जो लोग नीचे खड़े होते उनसे लाउडली कहता है, कौन सा एल्डर गार्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब आज की देखभाल के लिए कौन सा एल्डर रिस्पॉन्सिबल है। और फिर तभी हमें एक सीनियर की को दिखाया जाता है जो कि ओल्ड मैन होता है और वो जल्दी से जाता है और जू फैन को पकड़ने लगता है। और तभी एक बहुत तेज आवाज आती है और तभी जो वो ओल्ड मैन होता है बहुत तेज चिल्लाते हुए पीछे गिरता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। और फिर जो सी फैंग होता है वो उस एल्डर की बॉडी की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, मास्टर आखिरकार आप कर क्या रहे हैं, आपके सामने इतना सब कुछ हो रहा है। और जो जी वही होता है ये सब कुछ देख के एकदम एक्सप्रेशन लेस हो जाता है और धीरे से कहता है, जू फैन तुम एक मिसलेनियस डिसिपल हो, तुम बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो और तुम्हें रूल्स के द्वारा मारा जा सकता है। और पर जो यहाँ के एल्डर्स हैं जो कि यहाँ पे गार्ड कर रहे थे उनका क्या होगा, उनको क्या बख्श देना चाहिए। और जब ये सब कुछ एल्डर्स सुनते हैं वो लोग बहुत हैरान हो जाते हैं और सबके चेहरे से पसीना बहने लगता है और उन सबको ऐसा लग रहा था कि उनके बॉडी के आसपास एक बहुत ज्यादा जहरीला सांप रेंग रहा हो। और साफ साफ जी वही का कहने का मतलब ये था कि जू फैन को छोड़ दिया जाए। और फिर जी वही उन सभी एल्डर्स से कहता है, क्या अभी भी कोई जू फैन को परस्यू करना चाहेगा, मतलब क्या अभी भी कोई जू फैन का पीछा करना चाहेगा। जब सी फैंग ये सब कुछ सुनता है तो वो अपने दांतों को पीसने लगता है गुस्से के मारे। बट अगर सभी एल्डर साथ में मिल जाते हैं तब जी वही को थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। और अगर सभी एल्डर जी वही के प्रति हेट्रेड पैदा कर लेते हैं तो इनके दिन होंगे जोंगमैन में वो इजी नहीं होंगे। और तभी हमें जी वही को दिखाया जाता है जो कि जू फैन की तरफ देख रहा होता है और फिर ये दोनों लोग एक दूसरे को देखकर हल्के से स्माइल पास कर रहे होते हैं एक दूसरे को। और अब मैं यहाँ से थोड़ा सा फास्ट एक्सप्लेन करूंगा। जो एल्डर्स वगैरह होते हैं वो सेक्ट मास्टर की ये सारी बात सुनने के बाद वो कुछ भी नहीं कर रहे होते, बस एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी कोई एक डिसिबल कहता है, अगर एल्डर्स कुछ नहीं करेंगे मैं इस लड़के को सबक सिखाऊंगा। और जब सभी एल्डर्स ये सुनते हैं तो उस लड़के की तरफ सब लोग देखने लगते हैं। जो सेक्ट मास्टर होते हैं वो भी उसकी तरफ देखने लगते हैं। जो वो लड़का होता है वो कहता है, जो जू फैन है बहुत ज़्यादा ही एरोगेंट हो रहा है, अभी इसको सबक सिखाता हूँ। जो वो 4 डिसिबल्स होते हैं, कोई लैंग, यूलिंग, हुमेर और
लियो जो, इन सबको जू फैन की पावर के बारे में अंदाजा था कि जो जू फैन की पावर है वो कितनी है। और जो घोस्ट टाइगर था वो जू फैन के बारे में ये सब कुछ कह रहा था। वो जू फैन को मारने के लिए वो आगे बढ़ रहा था। बट जो कोई वुल्फ और जूलिंग होते हैं उनको जू फैन की पावर के बारे में पता था कि जो जू फैन की स्ट्रेंथ है वो कितनी ज्यादा है। और जो कुई लैंग और जूलिंग थी वो जू फैन की पावर को देख चुके थे, इसीलिए वो कहते हैं जो घोस्ट टाइगर है इसे जू फैन की पावर के बारे में नहीं पता है और अब ये जू फैन से फाइट करने जा रहा है। और इन दोनों को मालूम चल गया था कि जो घोस्ट टाइगर की हालत है वो क्या होने वाली है। फिर हमें घोस्ट टाइगर की तरफ दिखाया जाता है। जो घोस्ट टाइगर है वो जू फैन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है जू फैन को मारने के लिए। तभी जो घोस्ट टाइगर होता है वो जू फैन के ऊपर अटैक कर देता है। जो जू फैन होता है वहीं पे खड़ा होता है। जू फैन ने घोस्ट टाइगर के अटैक को ब्लॉक कर लिया था। फिर जो घोस्ट टाइगर होता है वो कहता है जैसा कि मैंने लियो जो और हुमेयर से सुना था कि तुम थोड़े बहुत ताकतवर हो, और अब मुझे भी लग रहा है कि वो सही कह रहे थे, तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत ताकत तो है। और जब ये कोई वुल्फ और जूलिंग देखते हैं वो आपस में हंसने लगते हैं क्योंकि इन दोनों को पहले से अंदाजा था कि इसके साथ क्या होने वाला है। जो वहाँ के एल्डर्स और डिसिपल्स होते हैं जब वो देखते हैं कि जू फैन ने उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया तो वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि जो घोस्ट टाइगर है वो नंबर 1 डिसिपल है यहाँ का। घोस्ट टाइगर जिससे भी लड़ता है उसको मार डालता है और वो बिल्कुल भी अपने अपोनेंट को नहीं बख्शता है। और जो जू फैन है वो मिसलेनियस रूम का डिसिपल है और इसीलिए उनको यकीन नहीं हो रहा था कि जू फैन इसके अटैक को ब्लॉक कर लेगा। और जो जू फैन था उसको अपने रिसेंट स्ट्रेंथ के बारे में नहीं मालूम था बट उसको घोस्ट टाइगर के स्ट्रेंथ के बारे में मालूम था। और जो जू फैन था वो फोर्जिंग बोन रियल में था। और तभी हमें दोबारा से घोस्ट टाइगर को दिखाया जाता है जो कि दोबारा से जू फैन की तरफ अटैक करने जा रहा था। जब कुई लैंग और जूलिंग इस सीन को देखते हैं तो वो लोग कहते हैं जो घोस्ट टाइगर है वो बस अपनी मौत को ढूंढने जा रहा है जू फैन के पास। और जो घोस्ट टाइगर है उसे जू फैन की स्ट्रेंथ के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि जू फैन कितना ज्यादा पावरफुल है। और जो घोस्ट टाइगर है बस वो अब जू फैन को बस मारना चाहता था। और जब जू फैन देखता है कि वो उसके ऊपर रस करने वाला है, उसको मारना चाहता है, तब जो जू फैन होता है वो धीरे से हंसता है और कहता है मैं किसी को भी ये दिखाना नहीं चाहता हूँ बट जो लोग होते हैं वो इतना ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट कैसे होते हैं, ये सब कुछ कितना एनोइंग है। जैसे ही जू फैन ये कहता है और अचानक से जू फैन अपने कंधे से झाड़ू फेंक देता है, फिर अपने राइट हैंड के रेड आर्म को रिलीज करता है, मतलब अपने हाथ को ट्रांसफॉर्म करता है किलिंग के हाथ में। और जैसे ही जू फैन अपने किलिंग के हैंड को रिलीज करता है वैसे ही वॉयलेट कलर की विंड चलने लगती है और जो आसपास के पत्थर होते हैं और जो सैंड होती है वो उड़ने लगती है। और जो घोस्ट टाइगर था वो जू फैन की तरफ रस कर रहा था, आगे बढ़ रहा था। और वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था तभी अचानक से उसकी तरफ बहुत ज्यादा ही विंड प्रेशर आने लगता है और जो उसकी आंखें थी वो उस विंड प्रेशर से बंद होती जा रही। जो घोस्ट टाइगर होता है वो कहता है ये कैसे हो सकता है, इतना ज्यादा विंड प्रेशर ये कैसे रिलीज कर सकता है। और जो घोस्ट टाइगर था वो बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर पा रहा था। जू फैन अपने विंड प्रेशर से उसको पीछे फेंक देता है। और जो घोस्ट टाइगर होता है वो कहता है इतनी ज्यादा पावर ह्यूमन की हो ही नहीं सकती, बट दूसरों की आंखों में बस ये एक विंड प्रेशर था इस टाइम पर। बट जो घोस्ट टाइगर था उसने इस विंड प्रेशर को झेला था, उसने इस विंड प्रेशर को फेस किया था और सिर्फ उसको ही मालूम था कि ये विंड प्रेशर कितना पावरफुल था और दूसरे लोग इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और अगर इस विंड प्रेशर को और ज्यादा कॉम्पैक्ट किया जाए तो इससे हड्डियां भी टूट सकती हैं। और जो घोस्ट टाइगर था उसके माथे से ठंडा पसीना बह रहा था। और घोस्ट टाइगर के साथ ये सब कुछ पहली बार हो रहा है जब से ये इस सेक्ट में आया है और ये पहली बार इतना ज्यादा डरा हुआ है। और इसके हाथों पैरों सब जगह से पसीना बह रहा है और अब जो इसकी आंखें थी वो लाल पड़ गई थी और बहुत ज्यादा विंड प्रेशर की वजह से इसकी जो आंखें थी वो बाहर आ गई थी। इसके पूरे शरीर पर बहुत ही ज्यादा विंड प्रेशर पड़ रहा था। और जो घोस्ट टाइगर होता है इससे बहुत ज्यादा रजिस्ट करने की कोशिश करता है पर कर नहीं पाता। और फिर इसके बाद जो घोस्ट टाइगर होता है वो अपने मुंह से खून की उल्टियां करने लगता है और अब वो विंड प्रेशर के द्वारा पीछे फेंक दिया जाता है और अब वो जरा सा भी विंड प्रेशर का सामना नहीं कर सकता था। और जो वहाँ के लोग होते हैं वो ये सब कुछ देख के बहुत ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं कि जो घोस्ट टाइगर है वो यहाँ का सबसे टैलेंटेड डिसिपल है और ये जू फैन के सामने थोड़ी देर भी रेजिस्ट नहीं कर पाया और उसके विंड प्रेशर को झेल नहीं पाया और आखिरकार ये सब कुछ कैसे हो सकता है। और उस समय कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा था, बस सभी लोग खड़े होकर देख रहे थे और जो जू फैन था उस स्टेज के ऊपर खड़ा हुआ था। और तभी कुछ लोग कहते हैं जो ये लड़का है वो यूटिलिटी रूम से आया है और इसके पास ऐसी पावर कैसे हो सकती है। और जो सी फैंग था और जो और दूसरे लोग थे वो सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो चुके थे। और फिर उनमें से कोई एक लोग कहता है अगर इसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ के बारे में सोचा जाए यह बहुत मामूली बात है और जो घोस्ट टाइगर है वो भी इतनी आसानी से जू फैन से नहीं जीत पाएगा। मैंने नहीं सोचा था कि ये इतना ज्यादा अब नॉर्मल होगा। और फिर वही लोग दोबारा से वो बातें रिपीट करते हैं कि जो घोस्ट टाइगर है यहाँ का स्ट्रॉन्गेस्ट डिसिपल
प्रिंसिपल है और इतनी जल्दी इससे कोई नहीं जीत पाता। और बताते हैं कि जू फैन और इनके बीच में बहुत ज्यादा अंतर था, वर्ल्ड का अंतर था। और वहाँ पर जितने भी एल्डर थे सब लोग रुके हुए थे और बस जू फैन को देख रहे थे सरप्राइजिंगली। और जो जी वो ये था, ये मास्टर था जू फैन का और इसने ही रिक्रूट किया था जू फैन को। और ये सब कुछ देखने के बाद जो जी वोये का दिल था वो भी हॉरर से भरा हुआ था, मतलब डर से भरा हुआ था। His heart was full of horror। और ये उस दिन को सोचता है जब ये और जू फैन 3 साल पहले मिले थे और तब उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जू फैन इतना ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। जी वोये को नहीं पता कि जू फैन और कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। और जी वोये को अभी किलिंग हैंड के पावर के बारे में नहीं पता कि किलिंग का हैंड कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। और जी वोये ने जो भी अपनी आंखों से देखा था, देख के वो शॉक तो हो गया था बट वो खुश भी था। और जो जू फैन की पावर थी वो प्रॉफिटेबल भी थी जी वोये के लिए। बट जी वोये भी थोड़ा सा शॉक हो गया था जू फैन की पावर को देखकर। और इस टाइम पर वो अपनी लेवल 10 की पिल के बारे में सोचता है। वो अपने मन में कहता है कि जो वो पिल थी वो वेस्ट नहीं गई। उस पिल की वजह से जी वोये को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। और जी वोये को ऐसा लग रहा था कि उसको एक सोने की खदान मिल गई हो। वो ये सब सोच के बहुत ही ज्यादा खुश था। और जो चारों डिसिपल्स थे जो कि बनने वाले थे इलाइट डिसिपल्स, वो चारों के चारों ही बहुत ज्यादा डम्प फाउंडेड लग रहे थे। और जो कोइलेंग और जूलिंग थे वो तो चलो जू फैन की पावर्स को देखकर ठीक थे क्योंकि उनको पता था जू फैन के पावर के बारे में। थोड़ा सा वो भी हैरान हो गए थे जू फैन की ऐसे पावर को देखकर। और वो लोग कहते हैं कि ऐसा मॉन्स्टर आखिरकार कैसे हो सकता है। और जो होमेयर और लियो जो थे ये सब कुछ देख के वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। वो दोनों ही स्पीचलेस हो गए थे। और जू फैन की पावर यहाँ तक पहुंच गई थी, वो दोनों ही हेल्पलेस फील कर रहे थे। और अब इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है चाहे वो अपना जितना भी दिमाग चला ले। और फिर तभी हमें दोबारा से घोस्ट टाइगर को दिखाया जाता है क्योंकि उस ग्राउंड पे ब्लैंकली पड़ा हुआ होता है। और जो उसका फेस था वो पीला पड़ चुका था और खून से भरा हुआ था। उसकी आंखों में डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। और इसके साथ ये सब कुछ पहली बार हुआ था। और फिर हमें डेंस फॉरेस्ट में हजारों किलोमीटर दूर 3 ग्रे फिगर्स को दिखाया जाता है क्योंकि ये सब कुछ देख रहे होते हैं। और वो तीनों भी ये सब देख करके खड़े के खड़े रह गए होते हैं। और वो तीनों लोग इसी फाइट के बारे में बात कर रहे होते हैं। और फिर वो लोग फाइट को देखने के बाद वो लोग कहते हैं अभी तक ऐसा लग रहा था कि जोंगमैन में कोई भी होप नहीं है, कोई भी उम्मीद नहीं है, बट अब ये सब देखने से ऐसा लग रहा है कि उम्मीद की जो फायर है वो दोबारा से जलने लगी है। और वो तीनों के तीनों लोग जू फैन की तरफ देख रहे होते हैं। और वो लोग कहते हैं कि हमें इस लड़के को इलाइट में डाल देना चाहिए, हमें इसे इलाइट डिसिपल बना देना चाहिए। और फिर इन तीनों फिगर में से एक फिगर कहता है आखिरकार इस लड़के की ओरिजिन क्या है, क्या ये डिसिपल है मोजेजोंग का, और आखिरकार हम लोगों ने इसके बारे में क्यों नहीं सुना। और फिर जो दूसरा फिगर होता है जू फैन की तरफ गहराई से देखने लगता है। और फिर वो बहुत देर तक सोचने के बाद कहता है मुझे लगता है कि जो हैंडी रूम में लड़के रहते हैं ये उसी में से एक है। और फिर जो अदर 2 फिगर जब ये सुनते हैं तो फिर वो कहते हैं क्या ये मिसलिनियस रूम का डिसिपल है। और फिर उन दोनों फिगर में से एक फिगर कहता है क्या इतना बड़ा टैलेंट उस मिसलिनियस रूम में रहता है। और अब मैं इनकी बातों को जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करूँ। उन तीनों में से जो एक फिगर होता है वो कहता है मैं जू फैन को अपना इलाइट डिसिपल बना लूंगा और मैं इसके बारे में जी वोये से बात करूंगा। और फिर जो दूसरा फिगर होता है वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता है, ये जो तुम कह रहे हो ये रूल्स के खिलाफ है, जो ये रूल्स है बहुत पहले से चलते आ रहे हैं, इनको तोड़ा नहीं जा सकता। तभी वो पहले वाला फिगर दोबारा से कहता है इसको आगे बढ़ाने के लिए और स्ट्रॉन्ग लोगों के लिए रूल्स को तोड़ा भी जा सकता है। और फिर ये ऐसे ही और भी बहुत सारी बातें करते हैं, जो मेन पॉइंट्स थे मैंने वो बता दिए हैं। और फिर हमें दोबारा से उसी ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इलाइट डिसिपल्स के सिलेक्शन हो रहे थे और उस जगह पर कोई भी कुछ नहीं बोल रहा होता है और जो ऑडियंस होती है वो बस खड़े खड़े सब कुछ देख रही होती है जो वहाँ पर हो रहा होता है। और तभी जो जी वोये होता है ये सब कुछ देखने के बाद उसको समझ में नहीं आता आखिरकार वो कैसे हंसे। और फिर जी वोये हंसते हुए जू फैन से कहता है जू फैन मुझे लगता है कि तुमने अच्छे से क्लीन नहीं किया है। और जब ये वर्ड लियो जो और होमेयर सुनते हैं वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं और उन दोनों की जो बॉडी थी वो शिवर करने लगती है। जैसा जी वोये ने कहा था वो वैसा करने जा रहा था जू फैन और उन दोनों की तरफ आगे बढ़ रहा था। जो होमेयर और लियो जो थे वो पीछे जा रहे थे। तभी जी वोये कहता है रुक जाओ, मुझे लगता है कि आज सही दिन नहीं है ये सब कुछ साफ करने का, तुम रॉन्ग डे आए हो ये सब कुछ साफ करने के लिए। और फिर जी वोये होमेयर की तरफ देखने लगते हैं और जो जी वोये
ये थे वो इनर डिसिपल से यूयर की फाइट कराना चाहते थे। और जब सी फैंग ये सब सुनता है तो वो कहता है आउटर डिसिपल होते हैं वो इनर डिसिपल्स के साथ कैसे लड़ सकते हैं और इसके जीतने के चांसेस 0% है। फिर जो सी फैंग होता है वो यूयर से कहता है अगर तुम लड़ना चाहती हो तो तुम लड़ सकती हो और अगर कोई भी डेंजर हुआ तुम्हें सेक्ट मास्टर भी नहीं बचा पाए। और जो यूलिंग थी वो भी ये सब सुन के बहुत ज्यादा नर्वस थी और वो वरीड एक्सप्रेशन के साथ में यूजर की तरफ देख रही थी। और फिर जो यूयर होती है वो हल्का सा स्माइल करती है और फिर रिस्पेक्टफुली कहती है आपका ये सब कुछ याद दिलाने के लिए थैंक यू। और जो यूयर थी वो सब कुछ समझ चुकी थी बट जो यूयर थी वो डिसाइड कर चुकी थी। और यूयर सी फैंग से कहती है मुझे पता है मुझे क्या करना है और अब तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। जो ये वाला एपिसोड है वो यहीं पे खत्म करते हैं। जो आज की एक्सप्लेनेशन हुई बहुत अच्छे से हुई है। आज कहीं पर भी बब बब की आवाज नहीं आई है और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अब जो वीडियो आएगी वो कल आएगी और जो वो वीडियो होगी वो 15 मिनट की होगी। लास्ट में इतना कहना चाहूंगा कि इन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो शेयर कर दो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।